यहां अपने इख्तियार में सब कुछ। जाहिर है आप बड़ी पार्टी होते हैं और बड़ी पार्टी में कई चीजें पूछ के करना पड़ती है। ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। और जहां पूछना पड़ता था उनको खुद समझ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनसे पूछा जाए और वहां गड़बड़ हो जाता था। सबको पता है क्या हुआ, आपने रेजिग्नेशन दिया। सर अब वे फॉरवर्ड क्या है? 3-4 महीने हो भी चुके हैं उस रेजिग्नेशन के बाद, आपने अपनी एक पार्टी बनाई है, तो सर फ्यूचर क्या है उसके बारे में लोगों को बताएं सर। नहीं, फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। हमने सोच समझ के फैसला किया है और जब से हमने नई पार्टी बनाई है तब से हमने कोई छुट्टी नहीं मनाई है। बराबर लगातार जम्मू कश्मीर के शहरों में, कस्बों में, देहाती इलाकों में, पहाड़ों में, इवन इस ठंड में भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं। और अगर प्रोग्राम नहीं होते तो हम दिल्ली बैठे होते या जम्मू में बैठे होते। तो लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और खुशकिस्मती से दोनों रीजन्स में, अब तो तीसरा रीजन नहीं है, दोनों रीजन्स में बराबर सहयोग सब धर्मों, सब जातियों और सब लोगों का मिल रहा है। सर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद में और डीएपी के गुलाम नबी आजाद में क्या फर्क है सर? यहां अपने इख्तियार में सब कुछ। जाहिर है आप बड़ी पार्टी होते हैं और बड़ी पार्टी में कई चीजें पूछ के करना पड़ती है। ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। और जहां पूछना पड़ता था उनको खुद समझ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनसे पूछा जाए और वहां गड़बड़ हो जाता था। सर जिनको समझ नहीं है उस पे किस पे इशारा है सर, कुछ बताएंगे सर? वो अब उस पे इशारा, वो पुरानी बात हो गई है सर। मैं एक लीडर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी आपके करीबी थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। आप पे उन्होंने पर्सनल अटैक भी किया, लेकिन आपने उस लेवल पे आप नहीं गए सर। हम उस लेवल पे कभी जाते नहीं है। हम तो अपोजिशन पार्टीज को नहीं करते। जो हमारे घोर पॉलिटिकल राइवल्स है हम उनके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। और मैंने 40 साल मेरा रिकॉर्ड रहा है, 45 साल मैंने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मीटिंगें पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, असेंबली मेंबर्स के लिए की होंगी, कंपेन की होंगी, बल्कि 1-2 लाख। मैंने कभी अपोजिशन के कैंडिडेट का नाम नहीं पूछा है, ना अपोजिशन के लीडर के बारे में पूछा है। मैं उनकी जो अपनी बात कहता हूं, हम ये करेंगे। और शायद ये भी एक वजह है कि हमारा कोई पॉलिटिकल राइवल नहीं है। सर जब आपकी पहली रैली हुई थी जम्मू, रेजिग्नेशन के बाद आप जम्मू आए थे, मैंने अटेंड की थी, खचाखच भरी हुई थी, बहुत भीड़ थी वहां पर। आपने एक बात कही थी कि अब कांग्रेस जो है ट्विटर से ऑपरेट होती है, तो आप पे बड़ा टारगेट किया गया था ट्विटर से, सोशल मीडिया से, कांग्रेस के कई लीडर्स द्वारा आपको। जनरली देखो कई मतभेद हमारी पार्टी में थे। हमारे कई लोग रूलिंग पार्टी की नकल करते हैं कि वो पब्लिसिटी से चलाते हैं। मैं अपनी पार्टी में कहता था तब, देखो बीजेपी के पास तकरीबन 40-45 संस्थाएं हैं। ट्विटर वगैरह ये पब्लिसिटी एडिशनल चीज है उनके, लेकिन उनके पास इतने संगठन हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, रिटायर्ड के लिए, सर्विस के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, फलां के लिए, ये अलग अलग कमेटियां। लेकिन हमारी कोई कमेटी नहीं है। सर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा जब आपका फेयरवेल था पार्लियामेंट में, तो प्रधानमंत्री ने आपके बारे में बहुत बोला, इमोशनल भी हो गए, विजिबल था, विजिबली इमोशनल थे। आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी या वो इंसिडेंट याद करके जब आप चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात के टूरिस्ट की बस पे अटैक हुआ था, उसके बाद आप ही की जो फॉर्मर कलीग्स उन्होंने एलिगेशन लगाई कि ये जो अब आपकी पार्टी है, यू हैव बिकम अ बी टीम ऑफ द बीजेपी। आपने काउंटर भी किया सर कई बार इस चीज को। सर बी टीम वो बनेगा बीजेपी की जिसके पास अपना कुछ नहीं हो। हम बी टीम नहीं बन सकते। जिनके पास लोग नहीं है या जिसने चोरियां की है, डाके किए होंगे, करप्शन की होंगी, वो डर से बी टीम बनेगा।
सर एक टाइम था जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, तो उसके बाद अगर किसी लीडर को एड्रेस किया जाता था इवन बाहर रैलीज में भी, तो एक डेकोरम होता था, रिस्पेक्ट होती थी। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई लीडर, चाहे वो अपोजिशन से हो, कहीं से प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, कई बार उनकी फैमिली, उनकी माताजी को भी गाली देते हैं, कई बार प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। तो सर इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिक्स का इतना स्तर नीचे आ गया? सर अच्छा, कोई भी करे, चाहे वो रूलिंग पार्टी करे या अपोजिशन करे, ये बहुत गलत ट्रेंड है। राजनेताओं को, लीडरों को ये समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हों, कि हम हिंदुस्तान और चाइना नहीं है। और हिंदुस्तान और चाइना की भी हम लीडर, हम गालियां नहीं देते हैं उसकी मां बहन की, हम डिप्लोमेटिक तरीके से उनके करते हैं। हम पाकिस्तान सर से, आपके पुराने कलीग्स ने खून का सौदागर और नीच आदमी, डिप्लोमेटिक तरीके से हम गालियां तो नहीं देते हैं। जब आप अपने दुश्मन मुल्क से डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, हुजूर दावत पे, खाने पे, दूसरी कंट्री में, तो अपने मुल्क के तो आपके दुश्मन नहीं है ना, वो आपके कंपिटिटर हो सकते हैं। जैसे बिजनेस में कंपटीशन होता है, पढ़ाई में कंपटीशन होता है, कोई फर्स्ट क्लास लेने की कोशिश करता है, कोई गोल्ड मेडल लेनी, लेकिन उसका दूसरा जो है नंबर 2 आया, वो दुश्मन तो नहीं हो गया। तो इसलिए सियासत भी है, ये कंपटीशन है। जैसे बिजनेस का कंपटीशन हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कंपटीशन हो, उसी तरह से कौन जीतेगा, कौन नंबर 1 है। नंबर 1 आने का ही तो सवाल है ना। चाहे आप एमबीबीएस में आओ, एमडी में आओ, लॉ में आओ, इंजीनियरिंग में आओ, नंबर कौन 1 आएगा? पॉलिटिकल पार्टी। इसमें गालियों की गुंजाइश कहां है? आप अपना बताओ ना। देखो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास या जिस लीडर के पास जिसने कुछ किया है, वो अपनी बात बताएगा। जिसने कुछ भी नहीं किया है, वो क्या बताएगा? और मैं समझता हूं कि मैं अगर 10 दिन भी लगाऊंगा हर महकमे के, जितने मैंने हिंदुस्तान में महकमे चलाए हैं शुरू से, तो एक एक महकमे पर मैं एक एक हफ्ता बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया। सर वो कमेंट आया था, एक नीच आदमी, खून का सौदागर, ये सब गलत चीजें हैं, ये किसी को नहीं करना चाहिए और उसको लोग ठीक नहीं समझते। आदमी जो भी किसी को गाली देगा वो कहता होगा कि मैं बहुत बड़ा पहलवान बन गया, लेकिन लोगों की नजरों में गाली देने वाला कोई भी हो, उसकी इज्जत नहीं रहती। सर जम्मू कश्मीर की अब बात करते हैं, नेशन के बारे में हमने बात कर ली, अब आपका फोकस अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर है। सर पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, जो बीजेपी, उनके अगर देखा जाए तो दोनों, ये 3 एक तरफ हैं और जो आप बीजेपी है एक तरफ है। तो लोग डीएपी को क्यों वोट दें, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वाई डीएपी सर? मैंने बताया ना, देखो इस स्टेट में सबको मौका मिला है काम करने का, सब पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जो नई भी बने हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा रहे सरकार में। उसके बाद अब पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी का शौक नहीं है। ए का था वो भी रही, बी रही, वो सी भी रही, डी भी रही, ई कभी नहीं थी, वो भी 8 साल से है। तो हम भी रहे, सब जनता के पास जाते हैं, हम अदालत में जाते हैं, वहां वकील सब पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, और जज जो होता है उसको जिस वकील की तर्क और लीगली वो कोर्ट करे कि किस धारा के अंदर, और सबूत पेश करे, अल्टीमेटली सबूत है, चाहे कितना बड़ा वकील हो, ऑडिटर हो, लेकिन सबूत नहीं है तो फ्लैट गिर जाता है। तो इसलिए जुडिशरी, लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट तक सबूत मांगती है। तो हम एक ऐसी जुडिशरी के सामने जाती है जिन्होंने स्टेट की तकदीर अपने आप नहीं, सब बताएंगे और सबूत दें कि किसने क्या किया है, और जिसके सबूत साबित होंगे लोग उसको वोट देंगे। सर आपने एक प्रॉमिस किया लोगों से कि आपकी पार्टी आएगी तो स्टेटहुड वापस आएगा, स्टेटहुड का आपने एश्योरेंस दिया है, लोगों को जॉब और लैंड की गारंटी दी है। स्टेटहुड की गारंटी कैसे पूरी होगी सर, क्योंकि भी ये मसला सब जुडिस भी है ना। देखो, स्टेटहुड की मैंने इसलिए बताई है, मैं नहीं कर सकता जी, लेकिन ये बात है कि मैंने तकरीबन, लोगों ने मेरी सिर्फ पहले स्पीच सुनी
जो उस दिन आर्टिकल 370 को खत्म किया, लेकिन उसके बाद साल भर मैंने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर पर और तकरीबन 20 दफा भाषण किए हैं, और जिनमें हर दफा मैंने स्टेटहुड और जमीन और नौकरी का हक हमें होना चाहिए कहा, और उसी पर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में स्टेटहुड मान लिया। स्टेटहुड पार्लियामेंट में, लोकसभा में मैं माना और राज्यसभा में मैं माना, और उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें फिर मैंने ये तीनों चीजें रखी, और भी मैंने रखा कई चीजें थी कि भाई आपने जो एक तो यही रखा था स्टेटहुड, और दूसरा कहा था अर्ली इलेक्शंस, और इलेक्शन से पहले स्टेटहुड, और फिर ये जमीन और नौकरी का, और चौथा कि भाई आपने जो हजारों लोग पकड़े थे लीडर और वर्कर पॉलिटिकल पार्टीज के 16,500 बंद रखे थे, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कहीं गड़बड़ न हो, वो तो क्रिमिनल नहीं है, वो मिलिटेंट नहीं है, वो तो आपने प्रिकॉशन के तौर पर बंद रखा। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे आप हफ्ता बंद रख सकते हो, आप साल तो नहीं बंद रखते हो, तो उनको तो छोड़ दो। 16,000 वर्कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको तो छोड़ दो। तो मेरे कहने का मतलब है, तो उसमें एचएम ने कहा कि हमने छोड़ दिए हैं, और जो है उनको भी छोड़ देंगे। ठीक है, उनको उन पर छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, वो पॉलिटिकल वर्कर थे। हमने बताया हम मिलिटेंटों को छोड़ने की बात नहीं करते, सिर्फ जो प्रिकॉशन के तौर, और उन स्टेट का उन्होंने दोहरा लिया कि स्टेट हम एक्सेप्ट करते हैं। उसमें पीएम भी थे, एलजी भी थे, और सिर्फ इतना कहा कि भाई आप लोगों की डिमांड हम जो पार्लियामेंट में हमने मानी है, यहां भी मानते हैं, स्टेटहुड देंगे लेकिन इलेक्शन के बाद देंगे। ठीक, जमीन पर और नौकरी पर वो साइलेंट रहे। तो स्टेटहुड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में बताया है, तो वो वापस नहीं जा सकते। जमीन और नौकरी का मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये दो या तो पार्लियामेंट कर सकती, या असेंबली खुद भी सक्षम है। तो इसलिए पार्लियामेंट नहीं करेगी तो हम असेंबली में कर देंगे। तो ये दोनों चीजें। तो सर अभी आपको जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं कैसे लग रहे हैं? क्या इलेक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर है चल रही है, हम देख रहे हैं हर आए हफ्ते एक सिविलियन किलिंग हो जाती है, नॉन लोकल माइग्रेंट्स को मारा जाता है। तो इन दोनों चीजों को कैसे आप रिलेट करें सर? वो कोई बहाना नहीं चलेगा जी। पाकिस्तान और हमारे मुल्क के बीच में खट्टे मीठे संबंध 1947 से आज तक रहे। कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन इलेक्शन तो होते रहे। इलेक्शन पर उन पे कभी असर नहीं है। हाँ, सिर्फ 91 से 90 से 96 तक जब बहुत आतंकवाद बढ़ गया था, जब सभी लोग भागे थे, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, लीडर हों, पॉलिटिकल पार्टी सभी भाग चुके थे, वो एक पीरियड बहुत कर। लेकिन आज की जो हालत है वो तो आज जो 40 साल पहले जैसी थी, नॉर्मल हालात है। आज कोई गोली बंदूक नहीं चलता है, इक्का दुक्का तो तब भी चलते थे, हालांकि वो बहुत खराब चीज है। और उसमें भी मैंने गुजारिश की है एलजी साहब से कि जो हमारे भाई बेटे बच्चे वहां नौकरी करते हैं उनको वापस जब बुलाना चाहिए, ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए। जब हालात ठीक हो जाएंगे वो फिर वापस जा सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी न दे हम मिलिटेंट उनको टारगेट किलिंग के लिए। तो टारगेट किलिंग एक सोची सजी समझी किसकी, लेकिन उसमें मैं मिलिटेंसी में नहीं डालता हूं उसको। वो टारगेट किलिंग कौन कराता है, कैसे कराते हैं मिलिटेंट और किस पर्पज से करते हैं, उसका एक ही इलाज है, इधर लाओ उनको ट्रांसफर करो, खत्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन 5 साल से होने चाहिए थे। 5 साल अब हो गए। हमारे यहां गवर्नर रूल, पहले गवर्नर रूल, फिर एलजी रूल, यूटी रूल। ये नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है, उसमें इलेक्शन न करना तो ये जमहूरियत के लिए खराब है। तो सर आप मानते हैं कि थिंग्स जो इंप्रूव हुई है जम्मू कश्मीर में? जाता हूं जी सर। वो कहते हैं जी हमारे पास तो प्रैक्टिकली 8 साल से एमएलए कोई नहीं है। पहले 2 साल भी जो हुकूमत थी वो पीडीपी और बीजेपी आपस में ही लड़ते थे, और दोनों का एक्सपीरियंस नहीं था, हमारी तो बात नहीं सुनते थे, वो आपस में ही झगड़े। तो प्रैक्टिकली कहते हैं कि 8 साढ़े 8 साल से हमारी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। कोई एमएलए किसके पास हम जाएं, कोई मंत्री के पास जाएं, वो हमारे पास कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है।
हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में जुडिशरी का अपना काम है, लीडर्स का, असेंबली वालों का अपना काम है और अफसरों का अपना काम है। तो सर आप जेएंडके के हालात को किस तरह देखते हैं अभी? हालात बहुत अच्छे हैं। इलेक्शन ये सरकार ने एक मौका खो दिया, इस समर में कर दे चाहिए थे। अभी विंटर में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बर्फ ऑलरेडी सब पहाड़ी इलाकों में गिरी हुई है, ठंड है, माइनस टेम्परेचर के इलाकों में है, लेकिन बेस्ट हमारा मई से और अक्टूबर एंड तक होता है इलेक्शन कराने का टाइम। सर आप इंटीरियर्स में घूमे, मैंने देखा रिमोट एरियाज में आप जा रहे हैं, जब से आप, जहां मैं पैदल भी जी वो देखा सर मैंने, आप हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। रिस्पांस क्या आ रहा है उन लोगों का सर जब आपसे बात करें, बिकॉज 1 to 1 आप लोगों से बात कर रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये शिकायत कॉमन है कि 8 साल से हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें तो सेक्रेटरीट का दरवाजा नहीं मालूम, हमें तो मालूम नहीं जम्मू क्या होता है, श्रीनगर क्या, अफसर कौन कहाँ बैठता है, कैसे वहां जाएं, पैसे पास बनाएं। पहले हमारा एमएलए और मिनिस्टर हमारे पास आता था, हम यहां पकड़ते थे, लेकिन अब हम कहां पकड़े, इतने लोग कहां जाएंगे, इतना खर्चा करके कौन जाएगा। और दूसरा कामकाज नहीं है, बेकारी है, बेरोजगारी है सख्त। सर अभी हम नोटिस करें महाराष्ट्र और कर्नाटक में ना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ उनमें डिस्प्यूट हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या वे? मैं आपको बताऊं, मैं तो इन साउथ का देना, बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटक और महाराष्ट्र का बहुत, ये बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है ना सेंटर में, बेलगांव और उसके साथ जो एरिया है ना, वो महाराष्ट्र वाले कहते हैं वहां हमको जाना चाहिए, कर्नाटक वाले चाहें। और फिर एक वक्त मैं कई दफा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की पिछले 50 साल में। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक विधानसभा भी वहां बेलगांव में शुरू कर दी और बीच में सेशन भी करने लगे वहां। तो सर वे फॉरवर्ड क्या है इस डिस्प्यूट को खत्म करने का? सर वे फॉरवर्ड ये चलती रहते हैं। आर्मी ने एक स्टेटमेंट दी थी जब उनसे पूछा गया था कि पीओके को आप कैप्चर करेंगे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है और सरकार जब जैसा आदेश देगी आर्मी वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं ऋचा चड्ढा, उन्होंने आर्मी को मॉक किया, लिखा गैलवान सेज हाय, गैलवान में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो एक मॉकिंग की। उसके बाद काफी बैकलैश हुआ और उन्होंने वो अपना ट्वीट जो था डिलीट कर दिया। लेकिन कई कांग्रेस के सीनियर नेता उस एक्ट्रेस की सपोर्ट में खड़े हो गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी फौज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनको सपोर्ट कर रही है? सर देखो, फौज का एक अपना रोल रहा है और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी देश की एकता, जो बॉर्डर है, इतने सालों से, 75 सालों से, तो वो हमारी आर्मी की वजह से। और जितनी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, जो जीत के दी हैं, बांग्लादेश वार से लेकर और उससे आज तक, या फिलहाल ही रिसेंटली कारगिल, वो आर्मी की वजह से है। तो इसलिए आर्मी की हमेशा हमको मदद करनी चाहिए। आर्मी हमारी मुल्क की है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा खून। लेकिन कोई अगर आर्मी को मॉक करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी के लीडर खड़े हो जाते हैं, किस्म किस्म के लीडर खड़े हो जाते हैं। और हर लीडर नहीं है जरूरी कि वो पार्टी की ही पॉलिसी हो, कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से बोलता है। तो इसलिए मैं इस हक में नहीं हूं। इंडिविजुअल आदमी गलत हो सकता है लेकिन एज ए फौज गलत नहीं हो सकता। पुलिस में कोई गलत हो सकता है लेकिन एज ए पुलिसिंग पूरी फौज का आदमी किसी धर्म का गलत हो सकता है, पूरा धर्म गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए पूरी फौज को बदनाम करने, इंडिविजुअल कभी गलती कर सकता है हर जगह, लेकिन फौज का एक अच्छा रोल हमेशा रहा, उसका हमें आदर और इज्जत करना चाहिए। आपने बहुत सवाल पूछे, एक सवाल मैं आपने पूछना चाहिए। बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि ये अब पार्टी का नाम क्यों बदलते हैं? जी सर, ये आपको सबसे पहले पूछना जी सर, मैं सिर्फ पूछने अभी नहीं पूछने वाला था सर। मैं इसके साथ एक और सवाल था सर। जम्मू कश्मीर में ही ये ज्यादा इनक्विजिटिवनेस होती है। जी सर, बाकी स्टेटों में कोई परवाह नहीं करता। जी सर, मैं मिसाल के नाम, हमने नाम रखा प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। ओके, तो हम पहली नेगेटिव पर जंप देते हैं, मतलब उर्दू में उसको मनफी सोचते हैं। ओके, हम पॉजिटिव नहीं सोचते। जी सर, कुछ लोगों का काम ही है नेगेटिव सोचना। तो मैं देख रहा था लोगों ने, अभी प्रोग्रेसिव नाम तो प्रोग्रेसिव है, पाप तो नहीं है ना? नहीं सर।
तो मैं सोच रहा था पंजाब में 75 साल से है सैड है। सैड का क्या नाम है बताइए ना? शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल। और सबसे ज्यादा रूल उन्होंने किया। लेकिन 70 सालों में किसी ने उनको नहीं कहा SAD सैड मतलब हुआ दुखी है? जी। हमारे 4 दिन में अभी नाम ने है पाप कहना शुरू कर दिया लीडरों ने। जी जी। तो उसका मतलब है कि नेगेटिव सोच है हमारी ज्यादा। जी जी। मतलब 75 साल में पंजाब से भी बड़े बुद्धिमान हैं जी, बड़े शायर हैं, लेकिन किसी ने अकाली दल को ये नहीं कहा कि ये गमगीन पार्टी है SAD है। लेकिन यहां 4 दिन में ही लोगों ने कहा ये जी पापी पार्टी है PAP है। तो उससे उन लीडरों की और उस पार्टी की सोच लगती है कि वो जंप करते हैं सिर्फ नेगेटिव पे। ऑब्वियसली सर। उनको प्रोग्रेसिव में नहीं दिखता। जी जी। प्रोग्रेसिव है कि भाई आगे प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करनी है, उसकी तरफ दिमाग नहीं गया, सिर्फ पाप की तरफ दिमाग गया। सर इसी से मिलता है। जी जी। लेकिन वो चलो उनकी सोच, उनको मुबारक हो। कई अरसे से हिंदुस्तान में हजारों पार्टियां आ रही थी, एक एक आदमी की भी पार्टी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी स्टेट में भी एक एक आदमी की पार्टी जी। तो जितनी पार्टियां बने, अब एक आदमी की कोई पार्टी तो नहीं होती है ना, और एक ही MLA जीते या नहीं जीते जी। तो वो कौन सी पार्टी हो? पार्टी का मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग हों। तो उसका बोझ सरकार पर भी बढ़ता है। इलेक्शन कमीशन पर कैसे बढ़ता है? आपकी वोटर लिस्ट 100 की बनती है, 100 कैंडिडेट होते हैं, तो उतना कागज वो करोड़ों में चला गया। आपकी मशीनें उतनी फिर ज्यादा लग जाती हैं, तो उतने मशीनें बनाओ, उतना पेन पाओ। तो अल्टीमेटली किसी एक आदमी की खुशी की पार्टी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन क्यों पैसा जाए करे? इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कुछ महीने पहले तकरीबन 1500 पार्टीज अनलिस्ट किया, डीरजिस्टर किया सर। ये कर दी, डीलिस्ट कर दिया सर। लिस्ट कर दी, अनरिकॉग्नाइज कर दी। इसमें हमारी JNK भी पार्टी है और हिंदुस्तान की। और आने वाले के लिए अब सख्त रूल बनाए। हमने जब अप्लाई किया तो अप्लाई तो किसी नाम से करना था ना, वरना क्या कहता मैं गुलाम नबी आजाद मुझको रिकॉग्नाइज, मुझे तो करना था, नाम देना था। तो नाम दिया हमने। तो इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने के बाद लहा जी ये नाम आपका रिजेक्ट हुआ, इसका नाम किसी महाराष्ट्र में कहा कि ये पार्टी ये हमारी पार्टी है, तो इसलिए आप इसको आप दूसरा नाम दे दो। हमने दूसरा नाम दिया तो उसको कश्मीर वालों ने कहा ये तो पाप हो गया। नेगेटिव सोच चाहिए थी। तो हमने उसको इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई कुछ लोगों को पाप नजर आते हैं अपने, और वो हमें हमारे पाप दिखाना चाहते, तो इसको दे दो। अब इलेक्शन कमीशन ने हमने तीसरा नाम दे दिया, लेकिन उस तीसरे नाम को मैं अभी डिस्क्लोज नहीं, हमने उसमें ऐड दिया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन है कि जो हम नाम देंगे उसको आप पब्लिसिटी दो। तो वो 1 महीना होता है, 1 महीने के बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो वो इलेक्शन कमीशन उसको कहेगा या रिजेक्ट करा देगा उसकी आपत्ति को, और अगर ये नया नाम भी किसी पार्टी का होगा तो इसको भी रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन हमें ये हम तक नहीं है, हम चेंज नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है, इनकंसिस्टेंसी हम में नहीं है, मुझ में नहीं है। सर आपने SAD की एनालॉजी दी, तो एक आखिरी सवाल इसी चीज पे पूछूंगा। SAD ने गवर्नमेंट बनाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। अभी तो हम चलिए PAP की बात करते हैं, PAP के लिए ऑप्शंस खुले हैं अगर ऐसा सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा किसी से? अल्लाह के फजल से अभी हमें जो रिस्पांस मिल रहा है दोनों रीजन में और शहरों में देहातों में बहुत अच्छा है, शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंट है सर कि अगले चीफ मिनिस्टर आप ही होंगे? चीफ मिनिस्टर सवाल नहीं होता, सवाल यह है हमारी गवर्नमेंट बनाने का, हमारी पॉलिसीज का, हमारी वो ट्रिपल शिफ्ट का, हमारे डबल शिफ्ट का, हमारे सड़कें अधूरी रह गई हैं, हमारे काम नहीं है, हमारी बेकारी है, हमारी बेरोजगारी है। बेकारी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि कोई काम नहीं, कोई सड़क पे काम नहीं कर रहा, किसी देहात में कोई काम नहीं हो रहा, कोई कॉलेज का, स्कूल का, बिल्डिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। मजदूर हमारे 80%
दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं। हमारे वक्त में क्यों नहीं जाते? हमारे वक्त में दूसरी स्टेटों में से आते थे, क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर किसी को काम नहीं मिलता था, दूसरी शिफ्ट में, दूसरी नहीं मिलता था, तीसरी के लिए तो हमारे 90% बाकी स्टेटों से आते थे। लेकिन आज हमारे एक शिफ्ट के लिए भी काम नहीं है। काम ही नहीं है तो कहां जाएंगे? आज हमारे लाखों बच्चे 3,000 2,000 पर तनख्वाह कर रहे हैं, उनको कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट है। 15-15 16-16 साल से बच्चे एडहॉक में, लाखों में। उन बच्चों को हमने परमानेंट कर रहा है, वो खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गांव शहर के हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लाखों बच्चे हैं। वो खुद क्या पालेंगे? उनके बच्चों को वो क्या पालेंगे? अपने वालिदैन माता पिता को कैसे पालेंगे? वो सबसे उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी है उनको परमानेंट कर देंगे। फिर नए जो हमारे पीएचडी, एमए, एलएलबी लाखों में लड़के हैं, मैं देख रहा हूं कि किसी भी स्टेट में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं अनएम्प्लॉयड जितने हमारे में, क्योंकि हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं। हमारे सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ये सब एडजस्ट हो सकते हैं, वो है टूरिज्म। टूरिज्म को हमने सिर्फ 5% एक्सप्लॉइट किया है। 95% हमारे पास अनएक्सप्लॉइटेड है। मतलब हमने ये तो अंग्रेजों वालों के लिए एक्सप्लॉइट और अनएक्सप्लॉइट, मतलब हमने खोजा नहीं, वहां पहुंचे नहीं है। हमने 95% और को टूरिज्म में ला सकते हैं। मैप, टूरिज्म मैप जैसे मैप में लाया। हमारे पास वो रोड मैप है। जैसे एक रात को मैंने सोचा कि भाई कश्मीर में मई से होता है टूरिज्म शुरू, मार्च से कैसे हो गया? मैंने एक साल में ट्यूलिप गार्डन बना दिया। अब मार्च से होता है, मार्च अप्रैल मई 3 के महीने बढ़ गया। मेरे पास ऐसी दर्जनों चीजें हैं, सैकड़ों चीजें हैं कि हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म एक साल में बढ़ सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है। वो सर आपका पुराना एक्सपीरियंस भी है ना, जब आप टूर कैबिनेट मंत्री थे। पहला मैं टूरिज्म मिनिस्टर रहा था। जी। तो मेरे पास केरला का ये हो सकता है, तमिलनाडु में ये हो सकता है, दूसरी दुनिया में, यूरोप में ये करते हैं, फला अमेरिका में ये करते हैं। तो हमारी कश्मीर में यूरोप भी है, अमेरिका भी है, सब कुछ है, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। सर थैंक यू सो मच। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। News Network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages.